हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2023। दोस्तों जो कक्षा 10 वाले छात्र हैं, जो क्लास 10th वाले छात्र दोस्तों, वे इस वीडियो को जरूर देखें, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज मैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूँगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। 70 नंबर पक्के दोस्तों, 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 50 नंबर का इससे पहले मैंने कंटेंट करवा दिया है दोस्तों। बस ये 20 नंबर बाकी थे जो हम आज ये करने वाले हैं बहुविकल्पी के। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली दोस्तों। पूरी किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, यानी पूरी किताब के बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों, हमारी बुक्स में जितने भी हमारे किताब में क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण है उनमें से मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। यानी पूरी किताब के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आज रात बस इतने प्रश्न पढ़ लो दोस्तों। अगर कल आपका पेपर है तो दोस्तों आप यानी इस वीडियो को जरूर देख ले पेपर देने से पहले, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों। मुझे पता नहीं पूरी बुक के कितने क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चन है, पूरी बुक के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान रखना, आज रात बस इतने प्रश्न पढ़ लो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर आए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना अगर आपके एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों अब पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नहीं दोस्तों, यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कथन मेटरनिक का है। किसका दोस्तों? यह कथन जो है हमारा दोस्तों किसका है? यह कथन दोस्तों मेटरनिक का है। दोस्तों किसका है? यानी मेटरनिक का यह कथन होने वाला है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? नहीं दोस्तों, जो पुनर्जागरण जो प्रारंभ हुआ था यानी वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? रोम से, इटली से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा पुनर्जागरण जो शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इटली से। दोस्तों पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? इटली से शुरू हुआ था। अब दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जो राष्ट्रवाद जो स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था किस देश से हुआ था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो कहाँ से? यानी फ्रांस से हुआ था। कहाँ से दोस्तों? यानी राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था फ्रांस है, और पुनर्जागरण का उदय जिस देश से हुआ था वो कौन सा देश है? वो इटली है। पुनर्जागरण की अगर बात करेगा दोस्तों तो इटली रखेंगे, और दोस्तों अगर राष्ट्रवाद की बात करेगा तो क्या रखेंगे? फ्रांस हम रखेंगे। अब कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? नहीं, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गैरिबोल्डी, बिस्मार्क, कावूर या मोजनी? तो दोस्तों ध्यान रखा, यंग इटली जो सोसाइटी है इसके जो संस्थापक थे वे मोजनी थे। कौन? मोजनी थे। हमारे डी नंबर सही है दोस्तों। अब कह रहा है कि 1848 को फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, यानी जो 1848 को की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों, सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो इसमें हमारा हो जाएगा 5 का दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि 5 में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? यानी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जियोसेप गैरिबाल्डी की, ओटो वॉन बिस्मार्क की, नेपोलियन की, विलियम प्रथम की? तो दोस्तों ध्यान रखना, जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? यानी जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी दोस्तों? ओटो वॉन बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था दोस्तों? नेपोलियन जर्मनी का था, इटली का था, फ्रांस का था या इंग्लैंड का था? तो दोस्तों ध्यान रखना, नेपोलियन था वो कहाँ का? नहीं, नेपोलियन फ्रांस का निवासी था। कहाँ का दोस्तों? फ्रांस का निवासी था। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? जियोसेप गैरिबाल्डी के, ओटो वॉन बिस्मार्क के, नेपोलियन के या विलियम प्रथम के? दोस्तों ध्यान रखना, जो इटली का जो एकीकरण किया गया था दोस्तों, इटली का एकीकरण जियोसेप गैरिबाल्डी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस से गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यानी दोस्तों फ्रांस से गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848 या 1817? तो दोस्तों जो हमारे 10 का हो जाएगा दोस्तों, 10 का सी हो जाएगा। यानी 1848 में फ्रांस से गणतंत्र की स्थापना की बात हुई थी, यानी घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की
पराजय कब हुई थी? नेपोलियन कब हारा था? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में या 1817 में। तो दोस्तों जो हमारा 11 का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी नेपोलियन जो हारा था वो 1815 को हारा था, 1815 ईस्वी को हारा था। अब अगला क्वेश्चन है कि ओटो वोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ओटो वोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली था, जर्मनी था, फ्रांस था या ब्रिटेन था? या ब्रिटेन था। दोस्तों ध्यान रखना, ओटो वोन बिस्मार्क का जो संबंध था वो इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ओटो वोन बिस्मार्क का जो संबंध था दोस्तों, जो ओटो वोन बिस्मार्क थे दोस्तों, जो उनका संबंध था वो यानी जर्मनी से था। कहाँ से था दोस्तों? जर्मनी से था। अब अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था सन 1789 में, सन 1814 में, सन 1804 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में? तो दोस्तों ध्यान रखना, नेपोलियन की जो संहिता का निर्माण हुआ था सन क्या से कब हुआ था दोस्तों? यानी हमारा 13 का हो जाएगा, नहीं दोस्तों 13 का हो जाएगा सी, यानी सन 1804 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता का प्राय कहा जाता है, यानी जो फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता थी को प्राय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लुई 14वें की, जो लुई 14 था दोस्तों उसकी संहिता, बिस्मार्क की संहिता, हिटलर की संहिता या नेपोलियन की संहिता? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 14 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी नेपोलियन की संहिता कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से, भारत से? दोस्तों ध्यान रखना, जैकोबिन दल था दोस्तों, दोस्तों हमारा जैकोबिन दल था दोस्तों, जो जैकोबिन दल था जो उसका संबंध कहाँ से था दोस्तों? उसका संबंध था फ्रांस से, उसका संबंध था फ्रांस से। अब दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, जो जैकोबिन दल था उसका संबंध फ्रांस से था। अब देखिए 16वां क्या कह रहा, जिप्सी मोजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली था दोस्तों, यंग फ्रांस था, यंग प्रसा था या यंग जर्मनी था? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसका कौन सा था? यंग इटली था। जिप्सी मोजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यानी यंग इटली, या क्या था? यंग इटली था। अब दोस्तों चलते हैं यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पहला, यानी अगले चैप्टर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दोस्तों मैं चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1914, 1915, 1919 या 1918, 1919? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1915 को महात्मा गांधी जर्मनी से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलैक्ट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था, चोरी की घटना थी, यानी चोरी चारा की घटना थी? दोस्तों ध्यान रखना, जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था वो क्या था? रोलैक्ट एक्ट के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने नमक को अधिक महत्व क्या दिया था? नमक का प्रयोग अमीर गरीब दोनों सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो हमारा 30 हो जाएगा नहीं ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों नमक का प्रयोग सभी करते हैं, ठीक है, यह भोजन का अभिन्न अंग हिस्सा होता है, ठीक है, हाँ ये भोजन का अभिन्न हिस्सा होता है दोस्तों, नमक तैयार करने में सरकार का एक अधिकार होता है, ठीक है, और ये यानी उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा। अब अगला देखिए, करो या मरो का नारा किसका था? यानी तो करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसका हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि दोस्तों जो करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882 को, 1884 को, 1885 को, 1886 को? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था? 1920, 1927, 1930 या 1937 या 1937? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कब? 1930 को, यानी 6 अप्रैल दोस्तों, 6 मार्च दोस्तों, यानी ऐसे ही चला था, यानी ध्यान रखना 1930 ईस्वी को कब, यानी 1930 को प्रारंभ हुआ था। 6 मार्च से लेकर दोस्तों, 6 मार्च 1930 से लेकर दोस्तों ना 12 मार्च 1930 से लेकर दोस्तों 6 अप्रैल 1930 तक चला गया था। चौराचारी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था, 1924 में हुआ था, 1925 में हुआ था, 1930 में हुआ था या 1930 में हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो चौरी कांड था वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? रोलैक्ट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़ने की घोषणा, साइमन कमीशन की घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोषणा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो हमारी शुरुआत हुई थी दोस्तों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की हमारी शुरुआत हुई थी वो किस कारण हुई थी दोस्तों? वो हुई थी हमारी नमक कानून तोड़ से, यानी नमक के विरोध में तो हुआ था। और दोस्तों इससे पहले एक और कहा था मैंने, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? वो होता है रोलैक्ट एक्ट की, उससे रोलैक्ट एक्ट की वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। नहीं दोस्तों, रोलैक्ट एक्ट के बारे में जानेंगे कि जो रोलैक्ट एक्ट था वो कब पारित किया गया था। दोस्तों 1917 को, 1919 में, 1921 में या 1924 में, या 1924 में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा रोलैक्ट एक्ट था वो कब, यानी 1919 में प्रारंभ किया था, 1919 में प्रारंभ किया था। अब दोस्तों कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में, या 1934 में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा साइमन कमीशन था वो 1928 में भारत पहुंच गया था। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गांधी इरविन समझौता, यानी जो गांधी इरविन समझौता था दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, मार्च 1931 को, 5 जून 1932 को, 5 अगस्त 1933 को, 5 मार्च 1934 को। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो गांधी इरविन समझौता था दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता था वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी का। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है, बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920, 1919, 1920, 1922 या 1924, या 1924। तो दोस्तों ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा था वो 1920 में शुरू करा था। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया गया, या अथवा असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप ले लिया था, यानी असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप ले लिया था दोस्तों। अब यानी इसका जो इसके लिए क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो थी चोरी चोरा की घटना थी, जिसके कारण जो हिंसक आंदोलन था दोस्तों वो यानी जो सवेन या आज्ञा आंदोलन था वो समाप्त कर दिया गया। अब कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों की रुचि आंदोलन में से घट रही है। गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है। कांग्रेस के कुछ नेता प्रांतीय परिषदों में चुनाव में भाग लेना चाहते थे, यह कांग्रेस के कुछ नेताओं के जनसंघर्ष को अत्यधिक तेज करना था। यानी गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन के कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है, जो आंदोलन था उसने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया। तो दोस्तों यही सही था, क्योंकि अभी बताया था जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, क्योंकि चोराचारी में एक घटना हो गई थी दोस्तों। उस घटना में क्या हुआ था, यानी 5 फरवरी 1922 की घटना है दोस्तों। उसमें यानी 4-5 दोस्तों 20 पुलिस वालों को, जो हमारे दोस्त 20 पुलिस वाले थे, उन्हें क्या करा था, उन्हें एक कमरे बंद कर उनमें आग लगा दी थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किसने, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, यानी 17वें का कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वंदे मातरम गीत के जो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, शरद चंद्र चटर्जी है, अभिनव चौधरी है, अभिनव टैगोर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वराजपाल या पंडित नेहरू। या दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है दोस्तों, जो हिंद स्वराज पुस्तक है जो उसके लेखक है वे कौन है। उसके लेखक है दोस्तों हमारे हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो है हमारे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक है वे कौन है, वो महात्मा गांधी जी हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यानी हमारा चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशेष क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करने बल्कि एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ते हैं कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, रेशम मार्ग, राजमार्ग, स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पहले का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं रेशम मार्ग होते हैं। यानी वे ऐसे मार्ग हैं जो एशिया के विशेष क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है देखिए, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ध्यान रखना, वो कौन था, वो यूरोप था। क्या था, यूरोप था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते हैं। भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्न में से किस राज्यों से विदेश भेजे जाते हैं दोस्तों, केरल से, तमिलनाडु से, गुजरात, महाराष्ट्र से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, या बिहार से, या ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों जो हमारा तीसरा हो जाएगा, नहीं तीसरे का सी है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से भेजे जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा रिंडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्न में किस महाद्वीप में फैली थी। यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, या अमेरिका में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो फैली थी कहाँ फैली थी दोस्तों, ये फैली थी अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका में फैली थी।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत से विदेश को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं गिरमिटिया, पूर्णकालिक श्रमिक, सफेदिया या एग्रीमेंटिक श्रमिक। दोस्तों ध्यान रखना भी क्या कहलाते हैं दोस्तों, 5वें का जो हो जाएगा हमारा गिरमिटिया कहलाते हैं, गिरमिटिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्थिक महामंदी को प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919, 1924, 1929, 1934। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आर्थिक मंदी थी, महामंदी थी, कद आई थी? 1929 में आई थी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने के निर्णय लिया था? बिल गेट्स था, जेबी फुलटन था, हेनरी फोर्ड था, एंड्रयू कार्नेगी था। तो दोस्तों जो हमारा 7 का हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेनरी फोर्ड। दोस्तों हेनरी फोर्ड हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 की महामंदी की नहीं है? कृषि उत्पादों में कीमतों में गिरावट आई थी, काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए थे, आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई थी, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें हो जाएगा हमारा आय। दोस्तों तीसरा हो जाएगा कि आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई थी, आय और व्यापार में हमारी काफ़ी गिरावट आई थी। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, यानी अब देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन है। दोस्तों 8 तो हो गया हमारे क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्वव्यापी, दोस्तों 9वां क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव दोस्तों किस देश पर पड़ा? तो दोस्तों ध्यान रखना, वो किस पर पड़ा था? वो अमेरिका पर पड़ा था, अमेरिका पर पड़ा था। अब कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910, 1911, 1914, 1920। तो कब हुआ था? 1914 को प्रारंभ हुआ था। यानी 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? यानी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। दोस्तों देशों के बीच तीव्र सम्मेलन, देश के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, आयात पर प्रतिबंध, आयात पर कर बढ़ाना, या देश के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों को आना जाना। तो दोस्तों ध्यान, हमारा सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों यानी अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला चैप्टर शुरू होता है दोस्तों हमारे यहाँ तक ये हमारे 3-4 चैप्टर शुरू होंगे। अब दोस्तों अगला होता है कि अगला चैप्टर देखेंगे दोस्तों, ये देखिए अगला चैप्टर आ गया। अब अगला चैप्टर कह रहा है, चैप्टर नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? यानी निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय, यानी उसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं? लौह है, पवन ऊर्जा है, जवारी ऊर्जा है, पशु या दोस्तों पशुधन है। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या है, यानी पवन ऊर्जा है, उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अचक्रीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु या मनुष्य। दोस्तों अचक्रीय जो संसाधन है, ये दोस्तों अचक्रीय संसाधन में क्या है? जीवाश्म ईंधन है। आगे कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है? नवीनीकरण है, प्रवाह है, जैव है या अनवीनीकरण है? तो दोस्तों ध्यान रखना, तीसरा क्या हो जाएगा? अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। अब अगला देखिए, जवारी ऊर्जा क्या कह रहा है दोस्तों? जवारी ऊर्जा निम्न इसमें किस प्रकार का संसाधन है? जो जवारी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानकीकृत या अचक्रीय। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा कैसा है, यानी पुनः पूर्ति योग्य है। अगला 5वां देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यानी चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारी कौन सी मिट्टी हो जाएगी? यानी लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी। अब कह रहा है कि भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है, जो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 43%, 30%, 29% या 46%। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 6 का हो जाएगा, यानी हमारा डी हो जाएगा। नहीं, भारत के जो मैदानी क्षेत्र है वो कितना? 40% है। अब कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी किन 2 भागों को विभाजित क्या, यानी जलोढ़ मिट्टी को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है? बांगर व खादर, उपजाऊ या अनुपजाऊ, काली और पीली, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा 7 है उसका हमारा ए हो जाएगा, यानी बांगर और खादर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या बॉक्साइट। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा संभावित संसाधन वो कौन सा है? वो हमारा पवन ऊर्जा है। अब उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कंकाली या रेती मिट्टी। तो दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में हमें जो पाई जाएगी वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी हमारी पाई जाती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। अब कह रहा है कि दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो ध्यान देना दोस्तों, जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, यानी दोस्तों जिसमें हम कपास उगा सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी कौन सी? काली मिट्टी में दोस्तों सबसे अच्छी कपास की खेती की जाती है, अब 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी
निम्नलिखित से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? दोस्तों पोटास, चूना, फास्फोरस है। ऐसे भी दोस्तों जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटास, चूना, फास्फोरस है, ये सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं ये सभी पाया जाता है, पोटास ही पाया जाएगा, चूना ही पाया जाएगा, फास्फोरस ही पाया जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय पर मृदा अपरदन का क्या साधन है? दोस्तों ध्यान रखना, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद या जल या ये सभी। दोस्तों ध्यान रखना, पर्वत पे जो मृदा अपरदन होता है वो सभी के कारण से होता है, यानी जहाँ पवन भी होगी, हिमनद भी होगी, जल भी होगा। और इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी काली मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ? गुजरात के अंदर पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी अजैविक संसाधन है? चट्टाने हैं, पशु हैं, पौधे हैं, मछलियाँ हैं। तो दोस्तों अजैविक संसाधन कौन से हैं? तो दोस्तों जो हमारे चट्टाने होती है वे कैसी अजैविक संसाधन होती हैं? अब कह रहा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो दोस्तों ध्यान रखना, अत्यधिक सिंचाई उसका उत्तर होने वाला है। कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र पठार घाटी में या थार के रेगिस्तान में। दोस्तों ध्यान रखना, लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी हमारी जो लाल मिट्टी होती है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी लाल मिट्टी होगी दोस्तों, हमारा जो 16 का होगा वो हो जाएगा बी, यानी हमारी लाल मिट्टी मालवा प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि एक साधन है। किस चीज़ का साधन है भूमि? दोस्तों जो भूमि एक किस प्रकार का साधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखते भूमि जो हमारा, यानी दोस्तों जो हमारा 17 का हो जाएगा, जो हमारा भूमि है वो है कैसा? यानी प्राकृतिक साधन है, दो संसाधन है, क्योंकि दोस्तों भूमि को ना तो हमने निर्मित किया है ना सौर ऊर्जा से प्राप्त किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भूमि जो है मानव निर्मित संसाधन है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लैटेराइट या सीमेंट। तो दोस्तों सीमेंट की मिट्टी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान है, चारगाह है, भूमि है, खनिज संसाधन है आदि। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 19 का हो जाएगा, यानी बागान या चारगाह, भूमि या खनिज संसाधन, इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 19 का हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। क्या 19 का हो जाएगा हमारा? डी। दोस्तों 19 का हो जाएगा हमारा डी, यानी खनिज संसाधन, यानी एक प्रकार का व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कपास की खेती की यानी कौन सी मिट्टी उत्तम है? अगर हमें कपास की खेती करनी है तो कौन सी मिट्टी हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगी? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। दोस्तों ध्यान रखा, काली मिट्टी हमारी सबसे अच्छी रहेगी। अब दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन शुरू होते हैं अगले चैप्टर के। वो कह रहा है कि निम्न में से टिप्पणियां प्राकृतिक वनस्पति जात और प्रजातियों का हाथ सही कारण नहीं है। यानी निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन, लकड़ी एकीकृत करना, तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो दोस्तों जो हमारा पहला हो जाएगा, यानी पहला कौन सा हो जाएगा? नहीं हमारा हो जाएगा, यानी दोस्तों इसमें दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा पशुचारण और ईंधन और लकड़ियों को एकीकृत करना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता? निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन पशु विहार परिसीमन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा दूसरे का होगा, दूसरा क्या होगा दोस्तों? दूसरे का होगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है दोस्तों? एशियाई चीता है, निकोबारी कबूतर है, एशियाई हाथी है या काला हिरन है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है? वो है दोस्तों एशियाई चीता भी दिखता है, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी या काला हिरन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा तीसरे का हो जाएगा दोस्तों, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा? एशियाई चीता हो जाएगा। यानी दोस्तों जो हमारा तीसरे का होगा कौन सा होगा? वो एशियाई चीता हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संकटग्रस्त पादपों में जाति में सम्मिलित है, आम है, सागौन है, शीशम है, चंदन है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में जो संकटग्रस्त जाति में है, जो सम्मिलित है, वो दोस्तों आम है, सागौन है, शीशम है, चंदन है। दोस्तों जो हमारा फोर्थ का हो जाएगा वो क्या होगा? दोस्तों जो हमारा फोर्थ का होगा वो हो जाएगा डी, यानी चंदन हो जाएगा। पांचवा देखिए, जैव विविधता की कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। जैव विविधता की कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जीवमंडलीय कोष है, चिड़ियाघर है। तो दोस्तों जो हमारा पांचवा है, दोस्तों जो हमारे 5वें नंबर का है उसका हो जाएगा ए, यानी अभ्यारण्य हो जाएगा। अब अगला देखिए दोस्तों, छठा देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पार्क के बारे में क्वेश्चन है, यानी असम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तराखंड में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पाया जाएगा? यानी वो उत्तराखंड में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं है या पाया जाता है? क्या है दोस्तों? कॉर्बेट एक राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहा है। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को
स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 7वें का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी क्या मध्य प्रदेश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 8वें का देखिए, सुंदरवन आंदोलन संबंधित है। जो सुंदरवन है, सुंदरवन आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से। दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 8वें का हो जाएगा, ये दोस्तों जो हमारा 8वें का हो जाएगा बी, यानी वन संरक्षण से। अब 9वें का देखिए दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों असम में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, किस में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, दोस्तों जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन, यानी किस टाइप के और अगले क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। झूमिंग खेती, आदिम खेती, मिल्पा खेती या टाइलम कृषि, या टाइलम कृषि। तो दोस्तों जो हमारा 10 होगा उसका हो जाएगा, यानी उसे झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं, उसे 10वें को यानी उसे झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो दोस्तों ध्यान रखना, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा जारी किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव किस वर्ष लागू किया गया था। जो वन्य जीव है किस अधिनियम या किस वर्ष लागू किया गया था। 1972, 1974, 1976, 1980 में। तो दोस्तों ध्यान रखना, वन्य जीव जो अधिनियम है दोस्तों, जो वन्य जीव अधिनियम है वो दोस्तों 1972 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 13 हो जाएगा, यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है या सरिस्का जो बांध रिजर्व है वो किस में है। तो दोस्तों वो जो हमारा है वो है दोस्तों हमारा सी, यानी हमारा क्या है, राजस्थान के अंदर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर है। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बांध होते हैं, बांधों को क्या कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का आप उपाय या जल का भंडारण या जल का भंडारण। दोस्तों ध्यान रखना, बाढ़ों को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है। सतह अपोहा, भूजल या ए व दोनों, यानी ए व दोस्तों ए व बी दोनों, या महासागर या महासागर। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्त का स्रोत है। यानी अलवणीय जल कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों, वो होगा मैं यानी सतह अपा से भी हो जाएगा और भूमजल से भी हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, धरातल। धरातल का मतलब दोस्तों पृथ्वी से है, यानी धरातल पर जल को कमी का कारण है। जो पृथ्वी पर जल की कमी का क्या कारण है, अतिशोषण है, अत्यधिक विभिन्न वर्गों में असमान वितरण है, अत्यधिक प्रयोग है, या उपयुक्त सभी है। या दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों तीसरे का हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हम अतिशोषण भी करते हैं, अत्यधिक विभिन्न वर्गों में असमान वितरण भी है और अत्यधिक प्रयोग भी है। सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। जो सतलज व्यास नदी बेसिन है उस पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। भीराकुंड परियोजना है, भागड़ा नागल परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है, या दोस्तों चंबल परियोजना है। तो दोस्तों जो हमारा चौथा होगा, यानी जो चौथे को हो जाएगा हमारा बी, यानी भागड़ परियोजना है, जो सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना। जो महानदी बेसिन यानी महानदी पर बनी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना, सलाल परियोजना, मैटून परियोजना, या महानदी की वितरिका, या महानदी की वितरिका है। तो दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा डी दोस्तों, आ जाएगा महानदी की वितरिका। अब 6 का देखें दोस्तों, पश्चिम राजस्थान में यानी पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति को कम करने का कारण है। गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, गंगाधर है, वो सॉरी गंगा घग्गर है दोस्तों, या महानदी की विविधताएं हैं। तो दोस्तों जो हमारा हो जाएगा 7वें का, सॉरी दोस्तों जो हमारे छठे का है दोस्तों, हमारा छठे का हो जाएगा बी, छठे का बी, यानी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण की रीति का कम होने का कारण है। सरदार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या केरल। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है। तो दोस्तों उसका कम होने का कारण क्या है, यानी किस जगह है, वो उड़ीसा यानी तमिलनाडु के अंदर है। अब कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना प्रमुख उद्देश्य है विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, जल आपूर्ति करना, ये सभी दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना ये सभी कार्य करती है, यानी डी हमारा हो जाएगा। अब कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है, महानदी पर, चेनाब नदी पर, सतलज नदी पर, या कृष्णा नदी पर, या कृष्णा नदी पर। दोस्तों जो हमारा हो जाएगा 9वें का जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, और हमारा चेनाब नदी पर हो जाएगा। अब महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित होता है दोस्तों, महानदी पर हीराकुंड बांध आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। दोस्तों ध्यान रखना, महानदी पर जो हीराकुंड बांध होता है वो किस जगह होता है, वो होता है यानी उड़ीसा के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, या सतलुज नदी। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा 11वें का हो जाएगा सी, यानी नर्मदा नदी पर बना हुआ है।
अब कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो दोस्तों गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी या भागीरथी। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी या भागीरथी। तो दोस्तों ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य में जो टिहरी बांध परियोजना है वो हमारी किस नदी पर बनी हुई है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वो हमारी बनी हुई है दोस्तों यानी भागीरथी नदी पर। अब कहना निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों नर्मदा है, कावेरी है, ताप्ती है, लूनी है। दोस्तों जो हमारा 13 का हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कावेरी नदी है। अब कह रहा राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस से संबंधित है? सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से, पवन ऊर्जा से या परमाणु ऊर्जा से। तो दोस्तों ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर बांध जो है इनमें से कौन सी किससे संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर बांध जो है हमारा दोस्तों जो राणा प्रताप सागर बांध है वो हमारा जल विद्युत से संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। दोस्तों देखिए यानी अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। यानी दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? दोस्तों असम के अंदर होती है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूँ है, चना है, गन्ना है, मूंगफली। यानी दोस्तों जिसे रोप कर उगाया जाता है दोस्तों वो हमारी गन्ना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? 8वें में, 7वें में, 6ठे में या 5वें में। दोस्तों भारत में हरित क्रांति जो नहीं किस दशक में आई थी? दोस्तों ध्यान रखना, जो तीसरे का हो जाएगा बी यानी 7वें दशक में आई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सीढ़ीदार खेती की जाती है दोस्तों जो हमारे उसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है वो की जाएगी उत्तराखंड के अंदर। अब कह रहा है निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल यानी जिसमें फली आती है वो फलीदार फसल कौन सी है? दालें हैं, मोटे अनाज हैं, ज्वार है या तिल है। तो दोस्तों ध्यान रखना, फलीदार जो फसल है हमारी दोस्तों यानी फलीदार जो फसल है हमारी कौन सी है? दोस्तों फलीदार फसल दोस्तों हमारी ए है, यानी ए का मतलब दोस्तों हमारी क्या है? दालें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यानी रोपण फसल नहीं है। दोस्तों रोपण फसल की बात कर रहा था दोस्तों जो हमारा 6ठे का हो जाएगा वो गेहूं है कि वो रोपण फसल नहीं है। अब निम्न में से किस फसल के उत्पादन में इसमें प्रथम स्थान है? निम्न में से किस फसल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? यानी कौन सी फसल ऐसी जिसे भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तिलहन, गेहूँ, चावल या दलहन। दोस्तों ध्यान रखना, जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो दलहन यानी दाल उगाई जाती है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास तथा दोनों। तो दोस्तों जो हमारा 8 का हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, नहीं चना खाली यानी दोस्तों खरीफ की फसल। दोस्तों चना खरीफ की फसल है, चना खरीफ की फसल है। अगला देखिए कह रहा है कि कर्तन दहन दोस्तों यानी क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों 9वें का पूछा, कर्तन दहन कृषि निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखना, वो मिजोरम में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे रेशेदार फसल कहते हैं? कपास, जूट, रेशमी या ये सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 10वें का हो जाएगा यानी दोस्तों 10वें का हमारा डी हो जाएगा, यानी इन सभी को कहते हैं। क्या इन सभी को कहते हैं? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज या कपास या कपास। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे 11 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दालें हमारा हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट है, कॉफ़ी है, जौ है या रबड़ है। दोस्तों रबड़ नहीं, रबड़ है, यानी एक रेशेदार है, जूट, कॉफ़ी, जौ या रबड़। तो दोस्तों जो हमारा 12 का हो जाएगा वो क्या होगा? 12 का सी हो जाएगा, यानी जौ है। अब 13 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के लिए के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? दोस्तों मोटे अनाज के लिए सम्मिलित की जाएगी। तो दोस्तों जो 13 का होगा हमारा 13 का सी हो जाएगा, क्या? जवार हमारा सही हो जाएगा। अब 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? धान, बाजरा, गेहूँ, मक्का। धान, गेहूँ, मक्का। तो दोस्तों हमारी क्या जो गेहूँ है वो कैसी है? नहीं हमारी रबी की फसल है, गेहूँ कैसी? रबी की फसल है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बेरियम, कोयला, जिरकोन या यूरेनियम। तो दोस्तों ध्यान रखना, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बेरियम है, कोयला है, जिरकोन है या यूरेनियम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा पहले का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कोयला जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है? बायोगैस, जवारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो दोस्तों ध्यान रखना, पवन दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे कहेंगे पवन ऊर्जा, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न की जाती है। कह रहा है एंथ्रेसाइट का संबंध किस चीज़ से है? तांबा है, सोना है, चीनी है या कोयला। दोस्तों एंथ्रेसाइट जो है हमारा क्या है? वो कोयला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग यानी खनिज पर आधारित उद्योग है? तो दोस्तों जो हमारा 4th का हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी सीमेंट है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज योग्य संसाधन नहीं है? दोस्तों जो हमारा 5वें का हो जाएगा सीमेंट है, सूती वस्त्र है, चीनी है, जूट का सामान है। तो दोस्तों जो हमारा 5वें का हो जाएगा यानी वो हो जाएगा सी, यानी चीनी है। अब कह रहा है कि झरिया प्रसिद्ध है, लोहा इसके लिए, कोयला इसके लिए, तांबे के लिए या बॉक्साइट के लिए। दोस्तों जो हमारा 6 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कोयले के लिए।
अब कह रहा है 7वां, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, जो मुंबई द्वीप है यह प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेट ऑफ इंडिया के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मुंबई है हमारा दोस्तों, जो मुंबई है वो किसके लिए नहीं, तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला देखिए 8वां, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड में है, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में है। तो दोस्तों ध्यान रखा, भारत में जो विशाल पवन ऊर्जा का जो केंद्र है दोस्तों, जो भारत में विशाल पवन ऊर्जा का केंद्र है दोस्तों, वो हमारा कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ? तमिलनाडु में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गैर ऊर्जा का यानी गैर परंपरागत स्रोत है? निम्न में से कौन गैर परंपरागत स्रोत है? दोस्तों कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। दोस्तों यह प्राकृतिक गैस है। दोस्तों जो हमारा 9वें का हो जाएगा, ये दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं 9वें की, वो हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा, यानी सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। दोस्तों कहाँ का है? का नहीं, अभ्रक का है, लोहा का है, तांबे का है, सोने का। जो झारखंड का कोडरमा है वहाँ क्या उगाया जाता है दोस्तों? वहाँ अभ्रक उगाई जाती है। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित होती है भूपट्टी, वायुमंडल, जलमंडल, अंतरिक्ष। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्या निर्मात होता है? भूपट्टी निर्मात होती है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित धात्विक खनिज का उदाहरण है, अभ्रक है, लोहा है, इसका कोयला है, नमक है। दोस्तों इसमें से यानी लोह यानी जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी कौन सा होगा? धात्विक, यानी जिसमें धातु होंगे, तो दोस्तों लोह अयस्क होंगे। अब कह रहा है 13वां, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने के किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का, मैग्नीज का, तांबे का, या बॉक्साइट का। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 13 है यदि इसका भी सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज है, अभ्रक है, लोहा अयस्क है, तांबा है। तो दोस्तों जो हमारा 14 हो जाएगा, यानी 14 का हो जाएगा, यानी लोहा अयस्क हो जाएगा। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा है। दोस्तों जो हमारा 15 का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पी, यानी कोयला हो जाएगा। अब कह रहा है कोरबा प्रसिद्ध है। जो कोरबा खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, या बॉक्साइट के लिए। तो दोस्तों जो हमारा 16 है दोस्तों, 16 का हमारा हो जाएगा, यानी 16 का हो जाएगा बी, जो कोरबा है वो काय के लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब कह रहा है कि हेमेटाइट किस से संबंधित, यानी हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? दोस्तों तांबा है, बॉक्साइट है, सोना है, लोहा अयस्क है। दोस्तों ध्यान रखना, जो हेमेटाइट है वो कहाँ से पाया जाता है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, या लोहा अयस्क। तो दोस्तों जो हमारा 17 हो उसका डी हो जाएगा, यानी लोहा अयस्क से बॉक्साइट पाया जाता है, लोहा से बॉक्साइट पाया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन का सबसे प्रमुख साधन है? परिवहन का प्रमुख साधन है पाइपलाइन है, सड़क परिवहन है, दोस्तों जल परिवहन है, वायु परिवहन है। दोस्तों जो पहले का हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त साधन है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यानी वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1953, 1960 या 1998। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा हो जाएगा उसका भी, यानी 1953 को हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग संबंधित है सड़क परिवहन से है, जल परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से। दोस्तों ध्यान रखना, जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है वो किससे? सड़क परिवहन से संबंधित है। सीमा सड़क संगठन का गठन यानी गठन किया गया था 1960, 1970, 1980, 1990। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा सीमा सड़क संगठन है उसका गठन 1960 में किया गया था। निम्नलिखित में से किन्हीं दूरस्थ स्थित स्थान पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, नागपुर और हैदराबाद। तो दोस्तों जो हमारा 5वें का हो जाएगा दोस्तों, 5वें का हमारा सी हो जाएगा, यानी सिलचर और पोरबंदर। क्योंकि दोस्तों जो सिलचर है वो अरुणाचल प्रदेश का है, और दोस्तों जो पोरबंदर है वो कहाँ का है? यानी गुजरात। दोस्तों पोरबंदर यानी गुजरात का है, पोरबंदर क्या गुजरात का है। अगर भारत में प्रथम रेलगाड़ी चला गई थी दोस्तों 1853 में, 1857, 1863 में, 1853 में। तो दोस्तों 1853 में चला गई थी। अब कह रहा है दोस्तों भारत के सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से किन दो स्थानों के बीच चली थी? मुंबई से कोलकाता, मुंबई से थाने, दोस्तों मुंबई से चेन्नई, मुंबई से सूरत। दोस्तों जो हमारा 7वें नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अब 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। दोस्तों जो पश्चिमी रेल है दोस्तों, जो उसका मुख्यालय है, यानी उसका मुख्यालय कहाँ है? यानी उसका मुख्यालय मुंबई में है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? चाय है, बंदरगाह, जूट का सामान है, कोच्चि पेट्रोलियम है। तो दोस्तों जो हमारा 9 का हो जाएगा, यानी 9 का होगा दोस्तों हमारा डी, यानी कोच्चि पेट्रोलियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोच्चि पेट्रोलियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला है, कोच्चि है, मुंबई है, विशाखापट्टनम। यानी 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 का डी हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य, 2 प्रदेशों के मध्य, 2 नगरों के मध्य, 2 गांवों के मध्य। तो दोस्तों ध्यान रखना, विदेशी व्यापार जो होगा यानी 2 देशों के मध्य होता है।
कह रहा है निम्नलिखित में किस वस्तु को निर्यात भारत नहीं है, यानी किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता, कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भारत जिस वस्तु का निर्यात नहीं करता, यानी भारत निम्न में से भारत किस वस्तु का निर्यात नहीं करता, कॉफ़ी का, उर्वरक का, तंबाकू का, चाय का। दोस्तों ध्यान रखना, भारत निर्यात नहीं करता, उर्वरकों का नहीं करता। दो राज्यों की वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है राज्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु नियमित व्यापार। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो राज्यों के बीच, यानी दो राज्य हैं दोस्तों, दो राज्यों के बीच वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाएगा हमारा यानी आंतरिक व्यापार कहलाएगा। अब कह रहा 14वां क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए आवश्यक है, अति दुर्गम, वायु परिवहन, जल परिवहन, स्थल परिवहन। तो दोस्तों ध्यान रखना हुआ क्या दोस्तों, वहाँ हो जाएगा वायु परिवहन, वहाँ सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देखिए, यानी लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। दोस्तों जो लोकतंत्र होता है उसमें सत्ता किसके हाथों में होती है, जनता के, सरकार के, विधायक के या कार्यपालिका के। दोस्तों ध्यान रखना, लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो किसके, यानी जनता के हाथ में होती है, जनता किसी भी चुन सकती है। दोस्तों बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी, यानी बेल्जियम की किसके मध्य में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का हो जाएगा हमारा ए, दूसरे का हो जाएगा यानी विभिन्न के सामाजिक समूह के बीच में, प्रशासन के विभिन्न अंगों के बीच में, केंद्र और राज्यों की सरकार के मध्य, राज्य और सरकार के समुदाय के मध्य। दोस्तों विभिन्न के सामाजिक समूह के मध्य है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, यानी जो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी दोस्तों, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा तीसरा है दोस्तों, जो हमारे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा बी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, यानी दोस्तों तीसरे नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी, यानी इंग्लैंड में। कह रहे कि भारत संघीय सरकार को कहते हैं दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यानी उसका हो जाएगा एक, यानी केंद्र सरकार उसे कहते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है 2, 3, 4, 5, यानी भारत के सबसे प्रमुख सामाजिक समूह हैं दोस्तों, जो हमारे 5वें का हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, यानी हमारा कितने 3 सामाजिक समूह है। अब कह रहा है श्रीलंका के सबसे प्रमुख सार्वजनिक है जो श्रीलंका सबसे प्रमुख सार्वजनिक है तमिलों का, सिंहलियों का, ढंचों का या हिंदुस्तानी तमिलों का। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 6 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी तमिल, इसका सिंहलियों का है। 7वां, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, 20, 21, 22। तो दोस्तों ध्यान रखना, 22 भाषाएं हैं। कह रहा है श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया है 1950 में, 1960 में, 1956 में, 1955 में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 8वें का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सन 1956 में हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक जाति बेल्जियम की अपेक्षाकृत धनित्व और शक्तिशाली है, फ्रांसीसी है, डच है, जर्मनी है, ब्रिटिश है या ब्रिटिश है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी जर्मनी हो जाएगा। अब किस देश में दो समुदाय के बीच, यानी किस देश में दो समुदाय के बीच में आपस में बड़े टकराव का रूप लिया था, यानी श्रीलंका, बेल्जियम, ब्रिटेन या भारत, यानी किस देश में दो समुदाय के बीच पारंपरिक अवशासन ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो 10 का हो जाएगा, यानी श्रीलंका के अंदर ऐसा हुआ था, श्रीलंका के अंदर दोस्तों ऐसा हुआ था आपसे पहले। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले देखते हैं कि उसमें क्या है दोस्तों। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ में अविशिष्ट शक्ति किसके पास होती है, राज्य के, संघ के, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पहले का हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, जो भारत में विशिष्ट शक्ति होती है वो संघ के पास होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची का विषय नहीं है, जो राज्य सूची का विषय नहीं है, पुलिस, कृषि, सिंचाई या मृदा, पुलिस, कृषि, सिंचाई या मृदा। दोस्तों जो दूसरे का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, यानी मृदा राज्य सूची का विषय नहीं है। लिखित संविधान कब लागू किया गया था दोस्तों, आप सभी जानते हैं लिखित संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। काले दस्ताने बंधी हुई मुठ्ठियाँ किसका प्रतीक होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, विद्रोह की है, शक्ति की है, असवेत शक्ति की है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, असवेत शक्ति की है, सवेत शक्ति की है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। तो दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है, धर्म का कोई स्थान नहीं है, राज्य एक के धर्म को विश्वास रखता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग को धर्म को मान्यता है, सभी धर्मों को समान समझना है। दोस्तों ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है नहीं दोस्तों जितने भी धर्म है सबको धर्मों को समान समझना, तो डी सही हो जाएगा। अब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों 2005, 2006, 2008, 2015। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी इसे देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी कब, 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इसे क्वेश्चन को देखेंगे कि किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही शासन लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत छोड़कर हर जगह यानी तानाशाही शासन को प्राथमिकता दी जाती है। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है लोकतंत्र है दोस्तों, राजतंत्र है, तानाशाह है या क्या है।
तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी समकालीन विश्व के शासन का एक प्रमुख रूप है। तो दोस्तों लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाह है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकतंत्र हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो दोस्तों ध्यान रखना हिंदी है। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का अधिकार है। स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर होना, प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर होना चाहिए, ये सभी होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी देश की विकास को निर्धारित करने का जो है ये नहीं सभी होनी चाहिए। अब कह रहा है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है। ब्राज़ील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश। तो दोस्तों ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है। दोस्तों विकसित देश की बात करें दोस्तों, हमारा जो 12वां हो जाएगा, नहीं 12वें का हो जाएगा सी, यानी फ्रांस एक विकसित देश है। फ्रांस क्या है दोस्तों, एक विकसित देश के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2018, मानव विकास रिपोर्ट 2018, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, मानव रिपोर्ट 2018 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो कौन सा प्राप्त हुआ था, नहीं 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों कौन सा 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, नहीं कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को, चतुर्थक क्षेत्र को। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कृषि क्षेत्र होते हैं वो कौन से, नहीं वे तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों जो सेवा क्षेत्र होते हैं वो कौन से, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। अब कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना या मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, जिनेवा है या ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो क्या है, यानी वो है हमारा जिनेवा में है, यानी विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, जिनेवा के अंतर्गत है। अब अगर कह रहा कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, तो एक मार्क जो है उपभोक्ता, सेवा क्षेत्र, खाद्य वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 17 का हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी खाद्य पदार्थ से संबंधित है, खाद्य पदार्थ से संबंधित है। तो दोस्तों यानी ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि ये सभी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में।